झारखंड की नई विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद अब भी अबूझ पहेली। हां, इतना तय है कि यह सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही बीतेगा। यह कयास नहीं है, बल्कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि अभी विधायक दल के नेता के नाम पर मंथन चल ही रही। दरअसल जो बीजेपी विधायक दल का नेता होगा, वही नेता प्रतिपक्ष भी होगा। यह पद बेहद महत्वपूर्ण पद है। नेता प्रतिपक्ष सदन के भीतर न केवल विपक्ष की आवाज बनता है, बल्कि कई तरह के आयोगों के गठन में भी नेता प्रतिपक्ष की महती भूमिका होती है। पिछले हेमंत कार्यकाल को याद कीजिए तो दिसंबर 2019 में नई सरकार का गठन होने के बाद अगले 4 साल तक सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। नतीजा, पिछड़ा वर्ग आयोग, मानवाधिकार आयोग सहित कई अन्य संस्थागत कार्य बाधित ही रहे। आखिरकार अक्टूबर 2023 में अमन बावरी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री के बराबर सुविधाएं और रुतबा मिलता है। अब बड़ा सवाल यही है कि अगले 5 साल के लिए सदन के भीतर विपक्ष की आवाज कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी आदिवासी और गैर आदिवासी नेताओं के रूप में कुछ विकल्प हैं। पहला नाम तो बाबूलाल मरांडी स्वयं ही है। वह अभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के खराब प्रदर्शन का नैतिक जिम्मा लेते हुए यह जिम्मेदारी छोड़ने के संकेत दिए। चुनाव परिणाम कुछ भी हो, लेकिन अब भी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ही भाजपा की ओर से बड़ा आदिवासी चेहरा है। सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं। इस बार तो नहीं, लेकिन 90 के दशक में बतौर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को बड़ी कामयाबी भी दिला चुके हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका मजबूत दावा तो बनता ही है। गौरतलब है कि 17 फरवरी 2020 को जब वह 14 वर्षों बाद भाजपा में आए, तो पार्टी ने उनको तुरंत ही विधायक दल का नेता घोषित किया था। नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव भी स्पीकर के पास रखा, लेकिन अगले 3 वर्षों तक मंजूरी ही नहीं मिली। दरअसल फरवरी 2020 में बाबूलाल मरांडी ने अपनी 14 साल पुरानी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक का बीजेपी में विलय कर दिया। इससे उनके साथी विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव सहमत नहीं थे। वे दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कहा, हम असली झारखंड विकास मोर्चा हैं और कांग्रेस में इसका विलय हुआ है। दोनों ने स्पीकर न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल की शिकायत भी कर दी। इसी वजह से स्पीकर ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष मानना तो दूर, पूरे 5 बरस तक भाजपा विधायक के तौर पर सदन में बैठने की अनुमति तक नहीं दी। मामला यही नहीं थमा था। स्पीकर ने पूरे 5 बरस सदन के भीतर बाबूलाल मरांडी को खामोश भी रखा, बावजूद इसके कि कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी द्वारा झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय के फैसले को सही माना था। खैर, अब 2024 का वक्त है। बाबूलाल मरांडी दोबारा राजधनबार से चुने गए हैं। इस बार भाजपा के सिंबल पर जीते हैं। वरीय नेता है और बड़ा आदिवासी चेहरा भी माने जाते हैं। भाजपा के पास मजबूत वजह है उनको विधायक दल का नेता चुनने की। इस बार उनके नेता प्रतिपक्ष होने पर कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है। बाबूलाल मरांडी यदि नेता प्रतिपक्ष नहीं बनते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन वह प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने का संकेत भी तो दे चुके हैं। प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी खुद कह चुके हैं कि फरवरी 2025 तक पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। अब बाबूलाल की शक्ल में ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, ये नहीं कहा है। आदिवासी चेहरों में नेता प्रतिपक्ष के लिए दूसरा बड़ा नाम या दूसरी बड़ी दावेदार चंपाई सोरेन। सरायकेला से लगातार 6ठी-7वीं बार जीतकर आए हैं। चुनाव पूर्व ही झारखंड विकास मोर्चा से भाजपा में आए थे। उनको भी विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। कई बार के मंत्री रहे हैं, प्रदेश के मुखिया भी 5-6 महीनों के लिए रहे। झारखंड को जानते हैं, समझते हैं और संगठन की भी ठीक ठाक समझ है। हालांकि बड़ा सवाल फिर भी यही उठता है कि क्या भाजपा में लोग उनको विधायक दल का नेता स्वीकार करेंगे। दूसरा सवाल है कि क्या हिंदी भाषा में उतने सहज नहीं रहने वाले चंपाई सोरेन सदन के भीतर विपक्ष का पक्ष कैसे मजबूती से रख पाएंगे। बीजेपी के पास उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की एक ही वजह है। वो वजह यह है कि झारखंड में भाजपा को एक ही आदिवासी सीट मिली है और वह है चंपाई सोरेन की सीट सरायकेला। यदि भाजपा में चंपाई को बड़ा पद नहीं मिला तो वह घर वापसी भी कर सकते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने यदि ऐसा किया तो भाजपा के पास एक भी आदिवासी सीट नहीं बचेगी। तब संभवतः झामुमो द्वारा बीजेपी पर आदिवासी विरोधी होने के आरोपों को और
बल मिलेगा। नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर बावरी, कोचे मुंडा इस बार चुनाव हार गए हैं। अर्जुन मुंडा चुनाव ही नहीं लड़े। ऐसे में आदिवासी चेहरे में ज्यादा विकल्प अब पार्टी के पास बचा है ही नहीं। गैर आदिवासी चेहरों की बात करें तो पहला नाम सीपी सिंह का आता है। रांची से 7वीं बार के विधायक हैं सीपी सिंह। मंत्री रह चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष का जिम्मेदारी भी पहले संभाला है। विधायी कार्यों का लंबा अनुभव है। मुद्दों की बारीक समझ है और दमदार आवाज के साथ मुखरता से अपनी बात भी रखते हैं। विधायक दल का नेता के रूप में यदि गैर आदिवासी चेहरा चुनना हो तो सीपी सिंह सबसे मजबूत कंटेंडर है। हालांकि वह फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं। अब जबकि आदिवासी बहुल राज्य के 28 एसटी आरक्षित सीटों में भाजपा 27 सीटें गंवा चुकी है, तो क्या वह विधायक दल के नेता के तौर पर किसी गैर आदिवासी को चुनने का जोखिम उठाएगी? इसकी संभावना मुझे कम लगती है। हालांकि पार्टी और राजनीति दोनों कुछ भी कर सकती है। सीपी सिंह की आयु भी 70 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, तो उम्र भी आड़े आ सकती है। क्या कोडरमा से चुनाव जीतने वाली नीरा यादव विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष हो सकती हैं क्या? ओबीसी समाज से आती हैं और ओबीसी को पॉलिटिक्स आजकल बीजेपी को ज्यादा ही कर रही है, तो हो सकता है कि नीरा यादव को वो तमगा, वो पद, वो शोहरत दी जाए जो शायद अभी बाकी किसी नेताओं को देने की चर्चा चल रही है। दरअसल रघुवर सरकार में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रही है नीरा यादव। लगातार तीसरी बार कोडरमा में कमल खिलाया है। कुमलाता हुआ कमल आखिर में खिल गया वहां। बावजूद इसके कि बयार भाजपा के खिलाफ थी। इस समय ओबीसी केंद्रित राजनीति का जोर भी है देश में। आदिवासी मोर्चे पर मुंह की खा चुकी भाजपा बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ समुदाय विशेष के मतदाताओं को एकजुट रखने का प्रयास कर रही है। ऐसे में नीरा यादव ओबीसी चेहरा के रूप में अच्छा गैर आदिवासी विकल्प हो सकती है। भाजपा किसी गैर आदिवासी नेता को नेता प्रतिपक्ष और आदिवासी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके मामला साध सकती है। हालांकि झारखंड के संदर्भ में ज्यादा संभावना है इस बात की है कि कम से कम नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए तो भाजपा किसी आदिवासी चेहरे के साथ ही आगे बढ़ेगी, ताकि आदिवासी विरोधी होने का टैग धोया जा सके। उनके ऊपर जो आदिवासी विरोधी का टैग लगा है। प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए गैर आदिवासी चेहरा चुना जा सकता है। रविंद्र राय और दीपक प्रकाश जैसे उदाहरण हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं इसी राज्य में। हालांकि नामों पर चर्चा के बाद भी सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में भाजपा को इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है? अब तक विधायक दल के नेता का नाम फाइनल क्यों नहीं हो सका है? क्या चुनावी नतीजों में करारी हार ने पूरे थिंक टैंक को संगठन के बारे में नई सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है क्या? भाजपा को 28 एसटी आरक्षित सीटों में केवल एक सीट पर जीत मिली है बॉस। संताल परगना प्रमंडल के 18 में से 17 सीटों पर बुरी तरह पार्टी पिट गई। अमर बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, कोचे मुंडा, रणधीर सिंह, भानु प्रताप शाही सरीखे तमाम हैवीवेट नेता चुनाव हारे। भाजपा ने हार की समीक्षा तो की है और यह सब औपचारिक होता है। आदिवासी सीटों पर तो बुरा हाल रहा इस बार पार्टी का। सामान्य सीटों में भी समर्थन इस बार नहीं मिला। ऐसे में भाजपा खूब मंथन के बाद ही नेतृत्व वाले पद किसी नेता को सौंपेगी। हालांकि अभी के संदर्भ में विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी का नाम ही सबसे आगे चल रहा है। बाकी सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। अब बाबूलाल मरांडी ने कह ही दिया है कि विपक्ष का काम पहरेदारी करना होता है। हम पहरेदार हैं, तो पहरेदारी की भूमिका में बाबूलाल मरांडी समेत पूरी भाजपा जो है वो विपक्षी खेमे में है। आपको क्या लगता है, विधायक दल का नेता प्रतिपक्ष का चुनाव बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही है? इतने मंथनों के बावजूद, मंथनों के निरंतर दौर के बावजूद आखिर नेता प्रतिपक्ष को चुनने की जो कवायद है वो अब तक शुरू क्यों नहीं हो पा रही है? आपको क्या लगता है? आप अपना इनपुट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे है नीरज। खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।